इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं ताकि अच्छा लोकहित का बजट ये एक प्रस्तुत किया जा सके। सामान्यतया कृषि विभाग का जो बजट है वो हर साल हम काफ़ी अच्छा लेकर के आते हैं, तो भी क्योंकि युग परिवर्तन के साथ साथ टेक्निक बदलती है, फसल का पैटर्न बदलता है, हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन की स्कीमें रहती हैं, मार्केटिंग के हिसाब से भी ऐसी सब नए हिसाब से चीज़ें बजट में लाना हमारी प्राथमिकता रहती है। वित्त मंत्री के नाते मुझे ये बजट पेश करना है इस बार, और बजट जब आंकड़े पेश किए जाते हैं वो एक एस्टिमेट्स होते हैं। उसके बाद इस बार ऐसा भी सोचा है कि कुछ विधायकों से अलग से परामर्श भी करेंगे, उनकी कुछ कमेटियां बना करके, तो फाइनली बजट का स्वरूप ऐसा आए जो किसान को ये लगे कि हाँ मेरे हित में है। कृषि जो व्यापार है करने वाले लोग, उनको भी लगना चाहिए कि हाँ हमारे हित में है। सबके हित इसमें कैसे साधे जा सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि बजट की एक लिमिटेशन होती है, खास करके उसका जो एक्सपेक्टर का जो बजट का एक साइज होता है, उस साइज में अलग अलग क्षेत्रों को एक परसेंटेज के रूप में दिया जाता है। तो हम कृषि का जो पिछली बार का बजट है उसको ध्यान में रखते हुए इस बार और अच्छा क्या कर सकते हैं, इसमें अपनी अपनी ओर से जो कुछ हमारे एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे, डिपार्टमेंट के लोग बताएंगे। कुछ सजेशन मेरे पास पहले भी आए हैं, यानी कुल मिलाकर के अगर मैं सजेशन की संख्या देखता हूँ तो 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 29, 32, 35, लगभग 40 सजेशन मेरे पास कृषि विभाग के कुछ हमारे ऐसे जो संबंधित लोग हैं उन्होंने भेजे हैं। तो भी इन सब को मिला करके और डिपार्टमेंट अपना एक नोट बनाएगा और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट उसमें जो कुछ अपना ठीक समझेंगे उस हिसाब से उसको इनपुट करके डालेंगे। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले अगर हम यूनिवर्सिटीज से शुरू करते हैं तो वहाँ से ही शुरू करें। HEU से कौन कौन जुड़े हुए हैं? जी कमोल जी। मुख्यमंत्री जी, हमने इस बार बजट में प्रायोरिटी अपनी रखी है। एक तो जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आई है उसके हिसाब से हम अपने छात्रों को इसी प्रकार की शिक्षा के लिए हमने बजट मांगा है, ताकि उसको हम जो न्यू एरियाज है, खासतौर से जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं और जो जिनसे मिल सके उस टाइप के कोर्सेज के लिए फंड्स जो है अपने बजट में मांगे हैं। और इसी प्रकार से नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि किस प्रकार से हम क्वालिटी फूड हम पैदा कर सकते हैं और अपना किसान की आय भी बढ़ा सकते हैं, उसकी रिसर्च और एक्सटेंशन के लिए हमने अपने बजट में डिमांड किया है। इसी प्रकार से जो कृषि के क्षेत्र में मशीनीकरण है, खासतौर से जो ड्रोन का प्रयोग है, उसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग, सोइल सैलिनिटी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे सामने कि जमीन में जो नमक की समस्या को दूर करने के लिए और जो नैनो फर्टिलाइजर का प्रयोग है उस पर शोध भी किया जाए। अभी तक 2 क्रॉप पे हमने किया है, दूसरी क्रॉप्स पे भी उसका शोध भी कर रहे हैं, ताकि किसानों को हम ऐसी टेक्नोलॉजी दें कम से कम खाद में अधिक पैसा ले सके। इसी प्रकार से जो फसल अवशेष प्रबंधन है और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की जहाँ तक बात है, चाहे वो मक्का उगाने की बात है चाहे मूंग की है, उसको किसानों के खेतों पे हम उसका प्रदर्शन भी कर सकें और उसको क्वालिटी बीज दें कि किसान को उसका लाभ भी अच्छा मिले और जमीन की ताकत भी हमारी बढ़े, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन भी हो। इसी प्रकार से सर जो हमारी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है वो काफी एरिया में है और उसमें जो फिशरी के लिए जितना भी शोध है उसके लिए हमने इस बजट में पैसा भी मांगा है, ताकि हम किसानों को ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे पानी भराव की समस्या है वहाँ पे उसकी आमदनी बढ़ सके। और मत्स्य जो हमारा कॉलेज है उसकी स्थापना भी की गई है, माननीय कृषि मंत्री जी ने उसका विजिट भी किया था और उस दिशा में भी हम चाहते हैं ताकि किसान को हम सोल्यूशन दे सकें। इसी प्रकार से सर जो वाटर सेविंग की जितनी माइक्रो इरिगेशन की स्कीम है उनके विश्वविद्यालय में लिए हैं। एक हमने फिशरी का कॉलेज खोला है, एक बायोटेक्नोलॉजी का कॉलेज खोला है, जिसमें हम किसानों को सेवा के जो क्वालिटी प्लान। कमोल साहब देखिए, आपके सामने बजट का जो विषय है, एक वन साइडेड आप सारी बात बता रहे हैं
कि आपको कॉलेज में क्या चाहिए, यूनिवर्सिटी में क्या चाहिए, शोध के लिए क्या चाहिए, किस प्रॉब्लम को कैसे हल करना, उसका शोध का कार्य, उस पर कितना, तो आपने अपने आप को सीमित कर दिया कॉलेज तक। कॉलेज का विषय ठीक है, जो आप लेकर के भेजेंगे उस हिसाब से वो होगा, लेकिन आप क्योंकि कृषि विशेषज्ञ भी हैं और आप स्वयं हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आपके यहाँ जो भी कोई कृषि विशेषज्ञ हैं वो बैठ करके ये भी विचार करें कि हमारा प्रदेश का जो कृषि का बजट है, नहीं भी अगर करेंगे या कम भी करेंगे तो काम चल जाएगा। तो कृषि के बारे में, कृषि विश्वविद्यालय के बारे में नहीं, कृषि के बारे में टोटल मिलाकर के बजट हमने आपको उस कृषि विभाग के एक विशेषज्ञ के नाते यहाँ बुलाया है। थोड़ा सा उस पर अगर आपने कोई चर्चा की हो तो ठीक है, और नहीं की तो आज ही एक अपनी टीम बनाए कि टोटल कृषि में जी सर, हरियाणा के किस क्षेत्र में क्या उगाई करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए तो किस चीज पर करना चाहिए, कृषि को आगे बढ़ाने के लिए कोई इरिगेशन के बारे में भी आपका कुछ सुझाव वो भी दे सकते हैं, पानी के बारे में कहीं कोई सुझाव देना वो दे सकते हैं। अल्टीमेटली आवाज कम है नहीं आपके, अब ठीक है आवाज, अब आवाज ठीक आई क्या? सर अब आ रही है सर, अब आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि सर कृषि विश्वविद्यालय का बजट वो एक अलग चीज है, लेकिन कृषि विभाग के नाते से हम किस चीज के ऊपर ज्यादा प्राथमिकता दें, क्या उनकी इम्प्लीमेंट्स के नाते से मुझे आप सोचते हैं क्या आप उसमें मानो मंडीकरण के नाते कुछ सोचते हैं क्या? तो ऐसी अपनी एक टीम बनाइए जो इस पर अपना सुझाव बना करके और वो हमको लेके भेजे, उसका उपयोग ज्यादा। यूनिवर्सिटी का तो जो आप मांगेंगे वो उसमें कोई कठिनाई नहीं है, बहुत बड़ा विषय नहीं है, वो कर देंगे। जी सर, वहाँ पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि किसान की आय बढ़े। दूसरा जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं सर, जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, वो ज्यादा भी खुले और उन पे बजट का एलोकेशन अच्छा होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वाटर सेविंग का और डाइवर्सिफिकेशन, ये तीन चीजें ऐसी हैं सर, इससे किसान की आय भी बढ़ेगी और उसको फायदा। इसी साल एक बार मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ जी, मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर होते और पिछला बजट कृषि का देख करके आपको ये इस बार बजट पे देना होता कृषि का, तो आप क्या क्या तब्दीली करते, क्या करना चाहिए था? आप क्योंकि कृषि के संबंधित है, विशेषज्ञ है, और आपको एज ए फाइनेंस मिनिस्टर हरियाणा का कृषि बजट पेश करना होता तो आप क्या करते? इस शॉर्ट में और अगर कृषि मंत्री होते तो क्या मांगते? ठीक है माननीय, मैं ये जो पूरा मीटिंग करके जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम इसके 5-6 पॉइंट्स जिन पे हमें बजट ज्यादा एलोकेट करना है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम जो मेन फोकस है, जो संसाधन संरक्षण भी बचे और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी मेन फोकस रहेगा, और उसके बढ़ाने के लिए एरिया वाइज हमें, जैसे भिवानी का एरिया में हम पिछली बार कपास पे उसको डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। इसी प्रकार जहाँ पैडी बीट का रोटेशन है उसको तोड़ते हुए मेल से हमारा अच्छा क्रॉप है उसको फोकस करना पड़ेगा। और जो सब्सिडी हमारी व्यवसाय है, चाहे वो मधुमक्खी पालन है, चाहे कुंभ उत्पादन है, वो बेरोजगार नागरिकों के लिए इस तरह की स्कीम्स पे पैसा यदि आएगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। बाकी सर इसका पूरा डिटेल में अपने साइंटिस्टों से बात हॉर्टिकल्चर वीसी एमएचयू है हमारे साथ, समर सिंह जी आप कहना चाहेंगे कुछ? हाँ जी सर नमस्ते। मैं ज़्यादा नहीं, मैं केवल जहाँ पर फोकस देना चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इशू है और वो तभी हम दूर कर पाएंगे अगर हम रूरल में कुछ इंडस्ट्री लगाएंगे, और उसके लिए हमें एंटरप्रेन्योर्स से ज़्यादा तैयार करना। तो वहाँ पर थोड़ा सा बजट है ट्रेनिंग का, और जो भी फैसिलिटी जैसे एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है वो हमारे और भी खोल दो, एक अभी HU में है और भी एक खोल दो कहीं। और ये जो स्किल हम जितनी भी ट्रेनिंग देते हैं स्किल की, उन पे बजट। और दूसरा जहाँ पर हम फील करते हैं, जैसे कि कई फार्मर है 15-15 लाख कमाते हैं, 10-10 लाख कमाते हैं, किंतु वो कुछ ही फार्मर हैं, बहुत लिमिटेड, कहीं भी आप ला लो वही फार्मर आएंगे। वो परकोलेट कैसे हों
उनमें एक तो एक्सपोजर विजिट का वहाँ पर बजट थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि जब वो खुद देखते हैं फार्मर तो थोड़ा सा उनका विश्वास ज़्यादा होता है। तो ये एक यहाँ पर मैं चाहूँगा कि स्मॉल फार्मर हैं जितने, उनके लिए एक सब्सिडी जो मशीनरी पे थोड़ी हो, क्योंकि जो मशीनरी बहुत ही बढ़िया एक स्कीम चला रखी है, किंतु स्मॉल फार्मर नहीं ले पाते अभी भी, उनके लिए भी कोई स्कीम के लिए थोड़ा सा बजट बढ़ाओ। और एक बजट थोड़ा सा यहाँ भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, जैसे मेरा पानी मेरा विरासत है, बड़ी अच्छी स्कीम चलाई है जी आपने, दूसरे स्टेट इसको फॉलो करने की सोच रहे हैं, थोड़ा सा बजट और बढ़ाएंगे और हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, जहाँ तक कि कुछ एरिया ऐसा है डीएस मतलब इसका पैडी का हम रिप्लेस कर ही नहीं सकते, उसको पैडी रहेगी, किंतु वहाँ पर हम डीएसआर ले सकते हैं। डीएसआर का मतलब पानी की बचत और दूसरे साल की बचत है, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा फोकस अगर हम और करेंगे तो वो पैडी भी रहेगी हमारी, क्योंकि उस एरिया में दूसरी क्रॉप कोई नहीं आ सकती। तो ये मेरे थोड़े से मेन पॉइंट थे जी। बाकी तो एक प्रोसेसिंग वाले सारे ही बोल लेंगे, प्रोसेसिंग पर थोड़ा सा जोर दें। प्रोसेसिंग का ये नहीं है मेरा मतलब केवल हॉर्टिकल्चर का भी है, प्रोसेसिंग हम दूसरे क्रॉप्स की भी कर पाते हैं। अभी अतुल जी भी बता रहे थे, जैसे पर्ल मिलेट है, इसका भी बहुत प्रोडक्ट बनते हैं, मेज के बहुत प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू एडिशन करके इनकम केवल यहीं बढ़ा सकते हैं फार्मर की। बाकी तो आपने जितनी भी स्कीम है बढ़िया, उनको और स्ट्रेंथन करें तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बजट इन साइज में करें तो ठीक रहेगा। हाँ नमस्ते। नमस्ते सर, लुआस के मैंने अभी पिछले महीने ही एज वाइस चांसलर ज्वाइन किया सर, और ज्वाइन करने के बाद मैंने नए कैंपस, जो हमारा नया कैंपस बन रहा है लुआस का, उसका विजिट किया और उसकी कंस्ट्रक्शन को काफी गति कनेक्टिविटी। हाँ हमारा जो फर्स्ट फेज का कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो ऑलमोस्ट 85 से 90% तक का हो गया है। और हम कुछ जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, हमारा कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसको कोशिश कर रहे हैं कि हम मार्च के अंत तक उसको पूरा कर दें, मई और जून में हम शिफ्ट कर जाएंगे। किसानों को हम कॉलेज को स्टार्ट करेंगे और जल्दी जो है ग्रेजुएट्स और वो उसमें बनेंगे उसमें, और वो किसानों की सेवा करेंगे। दूसरा सर, आगे हमारी प्लान है कि कंटिन्यूअस वेटनरी को काफी फायदा हो रहा है सर। इसके अलावा एक इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस वैक्सीन है, उस पर काम चल रहा है, बीवीडी वैक्सीन है, उस पर काम चल रहा है, और इस तरह से वैक्सीन पे काम कर रहे हैं। आज तक हम ले जाएंगे इसको। नहीं, इसको आप सोचो कि अगर 1 लाख पैदा हो तो आपको क्या संसाधन चाहिए। हम चाहते हैं कि किसान की आमदनी में जो पशु की क्वालिटी सुधर जाएगी, दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा तो जल्दी कामयाब हो गए। और आपके पास ये नो हाउ है, लेबोरेटरी में है, इसको हमें किसान तक भेज दिया। जी सर, जी 1 लाख तक ले जाएंगे सर। जल्दी से जल्दी कोशिश करें, उसमें आप बजट मांगे और हम जितना जल्दी हो सकते हैं किसानों की क्वालिटी इतनी अच्छी कर दें कि जो गाय आज 5, 7, 10 लीटर की है वो 25, 20, 25 लीटर की हो जाए। जी सर। जी देखिए हरियाणा और पंजाब, इनका जो दूध की मात्रा की एक कंपटीशन चलता है, लेकिन हम हरियाणा के लोग दूध ज्यादा होते हुए भी अभी पंजाब से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि हमारे यहाँ दूध का उत्पादन पंजाब से ज्यादा हो जाए पर कैपिटा? सर, ये जो कंप्यूटर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से इसका सॉल्यूशन निकल आएगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा नंबर के अंदर जो अच्छे दूध की नस्लें हैं उनकी बछियां पैदा करके हम किसानों को देंगे, और वो 2-3 साल के अंदर भी दुधारू पशुओं में दूध देने वाली कि अच्छी से अच्छी बछियां जल्दी से जल्दी किसानों को दें। नहीं, वो तो अपनी नई प्रोडक्शन जो होगी तब है ना। आज अगर लाने हो तो कहाँ से, राजस्थान से है कि पंजाब से है, कहाँ से?
आज जो सबसे अच्छा दूध वाली गाय जो है सस्ते रेट पे मिलती है और राजस्थान में मिलती है, वहाँ और जगह महंगी है। ठीक आज ऐसा हम पीछे भी राजस्थान से परचेज करके लेके आए अभी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ दिनों से में अच्छा पैटर्न देख के आए। हमारे जो ऑफिसर हैं जो जिस फील्ड में जो स्पेशलाइजेशन है सर, उनकी ट्रेनिंग का प्रावधान हो अच्छी जगह से। ट्रेनिंग का विषय जो है, हाँ ये जरा नोट करो ना आप लोग। हाँ, ट्रेनिंग जो है ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, कोई एग्रीकल्चर से है कोई? हाँ जी बता। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। किसानों को बाहर घूमने के लिए कोई सुझाव आपका बजट के संबंध में? और वहाँ एक्सपोजर विजिट होनी बजट सर, ऑफिसर भी जानते हैं कोई मेरा पानी मेरे राशन का पूरा बिल बढ़ा दिया था। वो कुछ मैं बोल दूंगा, कुछ सुमेध भाई जिससे फार्मर एक दो सजेशन ये रख देंगे, कुछ मरद जो नहीं, मेरा पानी मेरी एक का ही है। तो धान का जो प्रोसेसिंग एरिया है आपका धमतरी जिले में कहाँ है? आप रख लो भाई, तो जो भी फिर आप रख लो, सही है वो भी। एक टाइम है तो आप रख लो। क्योंकि मेरा पानी मेरी विरासत, तो धान के जो ग्रोवर्स हैं उन्हीं को मिलता है। ये बिना धान वाला कैसे लेगा उसको? ये धान का रिजल्ट में बहुत है। हैं? रिजल्ट वाले जल्दी छोड़ दे। रोहतक रिजल्ट में धान का एरिया बहुत हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 4-8 साल बढ़ता है। उनके वो जल्दी उनसे छुड़वाना जरूरी है करनाल की वजह। नहीं, धान तो धान जो है वो पानी वाटर लॉगिंग एरिया है, उसके अंदर धान होता है। अगर आप धान नहीं भी बोलेंगे तो वाटर लॉगिंग एरिया का तो कोई ऐसा विषय नहीं है, तो ट्यूबवेल से तो होते नहीं है ज्यादा। ट्यूबवेल से अथवा ये तो जहाँ ट्यूबवेल से धान की बुआई करते हैं और वहां जहाँ पानी बहुत डीप चला गया है, वहीं मेरा पानी मेरी विरासत का फायदा है। वरना तो धान नहीं बोएंगे, पानी वैसे का वैसा खड़ा है, उसका तो उपयोग होना नहीं है। क्यों? ट्यूबवेल पानी बचाना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ है। हाँ, उसी में लागू करके। हाँ, सर हिसाब से 5 फार्मर बैठे हैं सर, वो बोलना चाह रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे सर। चलिए सारे बात नहीं बोलेंगे, कोई बजट के संबंध में सुझाव है तो कुछ आदमी सबके सुझाव होता है, हमें सारे हैरान करना भाई। नहीं सर इनके सुझाव अच्छे हैं सर। जिस तरह से सबसे पहले शिव शंकर जी है सर, शिव शंकर जी नेट मीटरिंग के बारे में बता रहे हैं सर। अगर किसानों के लिए नेट मीटरिंग का मतलब सर, एक अगर पावर अपने सोलर प्लेट उनके खेत में लग जाए और जिस तरह शहर के अंदर ज्यादा बनती है तो बिजली बोर्ड दे देता है, कम होती है तो उनको बिल दे देता है। ठीक है, वो समाधान हम कर रहे हैं। ठीक है, और क्या दूसरा सर अंडरग्राउंड वाटर की ये कह रहे हैं सर, 8,000 गाँव पूरे हरियाणा के अंदर है। अगर सभी की अंडरग्राउंड पानी 1200-1300 फीट से नीचे हो जाए, अगर उनमें से 500 का भी अगर पानी ठीक निकला है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सर। वाटर मैपिंग सर, वाटर मैपिंग। हाँ सर, ये गाँव में उसका सर बोर्ड लग जाए गाँव, इस गाँव का पानी ऐसा है और इसके लिए ये करो, ठीक रहेगी सर। ठीक है, ऐसा ना वाटर डेप्थ का जो किलोमीटर है वो तो लगा ही रहे हैं कि वाटर इतना नीचे डेप्थ चली गई है, उससे नीचे का पानी निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन जहाँ पानी कम है वहाँ कौन कौन सी फसल उगानी है, इसका भी एक विषय किया जाए। लेकिन इसका वजह से क्या समझ है? तो नहीं है, वैसे पानी द्विभाषीय करने की सोच रहे हैं। अगर बच्चों को एजुकेशन अलाउंस, फार्मर के जो बच्चों को जिस तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों को एजुकेशन अलाउंस मिलता है सर, अगर इसकी भी इस बजट में शुरुआत हो जाए तो किसानों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा सर। नहीं, वो तो सारे हरियाणा के जो ऐसे परिवार हैं जिनकी आमदन कम है, इनकम कम है, उनकी एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए हम कर रहे हैं। इसमें फार्मर, दुकानदार, फैक्ट्री वाले या एम्प्लॉय, उसकी बजाय अब एक इनकम ग्रुप को लेकर के उनके सब बच्चों के लिए लाभ हो जाएंगे। ठीक। तीसरा सर टेक्निक या टिश्यू कल्चर के बारे में करें। टिश्यू कल्चर के ऊपर अगर एक्स्ट्रा बजट हो जाए सर तो आने वाले टाइम में टिश्यू कल्चर एक किसानों के लिए अच्छी टेक्निक है सर। वो हॉर्टिकल्चर में भी, फॉरेस्ट में भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एचएयू में से पूरा एक टिश्यू कल्चर सेक्टर है और उसको और आगे फतेहाबाद जिले से जितेंद्र सिंह जी होंगे, बोलिए। जेवी का नाम दे दिया, फिर बैठा।
फतेहाबाद जिला। एक तो पैदावारी कम होगी फिर वो ज़्यादा हो जाए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से एज ए प्रोग्रेसिव फार्मर मैं भ्रूण प्रत्यारोपण के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा सर। सर ये जो बजट है इसमें जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर IVF और ET का प्रोजेक्ट चल रहा है, हमने क्या किया है हमारे फार्म के ऊपर जी, मेरे फार्म के ऊपर NDDB से MOU हो रखा है जी, उससे मैंने भ्रूण प्रत्यारोपण से बछड़ियाँ पैदा हुई है। उसके बाद जो ABS इंडिया है जिसका यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर है जी लैब बना हुआ है, उन्होंने मेरे फार्म पे किया था जी 11 अप्रैल को, तो 3 साहिवाल नस्ल की बछड़ियाँ पैदा हुई है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये बजट है या जैसे भी यूनिवर्सिटी का है, ये एक्सटेंशन जो है यूनिवर्सिटी का ये फार्मर फील्ड पे हो जाए और फार्मर को कुछ ना कुछ उससे लाभ मिले, क्योंकि ये जो कर रहे हैं हम अपने लेवल पे कर रहे हैं जी, तो इसमें क्या है और फार्मर को एनकरेज होगा। जैसे दलाल साहब अभी कह रहे थे भी फार्मर अच्छे नस्ल के पशु पैदा हों, तो अगर ये एक्सटेंशन एक्टिविटीज फार्मर के साथ जुड़ के की जाए, कोई भी डेयरी फार्मर है या प्रोग्रेसिव फार्मर है जो अपने फार्म पे ये ऐसे बच्चे पैदा करना चाहता है या जो नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना चाहता है, तो उससे गवर्नमेंट का या जैसे लाइवस्टॉक बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है, ये इससे मिलके एक एक्सटेंशन एक्टिविटीज फार्मर जो भी फार्मर इनसे जुड़ना चाहे उससे जुड़ा जाए। इतने एक्सटेंशन एक्टिविटी में इतने फार्मर्स को जोड़ा जा सकता है।